नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है आपका यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि आपकी जो आयु सीमा है वो आपकी कितनी आयु सीमा हो तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको कितना रिलैक्सेशन मिलता है, कैटेगरी वाइज कितना रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी आपको आय में कितनी छूट मिलती है। और अगर आपकी एज इस डेट से इस डेट के बीच में है तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सभी यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको देंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये पेज है जिसमें आप इस पेज को देख सकते हो। इसका जो पॉइंट नंबर 3.4 जो पॉइंट नंबर है उसमें कहा गया है भर्ती के लिए आपकी आवश्यक है। क्या आवश्यक है तो उसके बारे में आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देख सकते हो, इसमें बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात की जा रही है, यानी जो यहाँ पे बात की जा रही है वो मेल कैंडिडेट्स के बारे में बात की जा रही है। तो 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि जो आपकी एज काउंट होगी वो आपकी काउंट होने वाली है 1/7/2023, यानी कि आपका 1 जुलाई 2023 से आपकी एज है वो आपकी यहाँ पे गिनी जाएगी, यानी काउंट की जाएगी। लिखा हुआ 18 वर्ष की आय प्राप्त कर ली हो, इस तारीख तक अगर आपने 18 वर्ष की आय प्राप्त कर ली है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अगर मान लीजिए कि आपकी जो एज है वो आपकी 2 जुलाई 2023 है तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद चाहे 2 जुलाई हो, चाहे 3 जुलाई हो, चाहे कितनी भी हो, उसके बाद की अगर आपकी आयु है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, 22 वर्ष की आयु जो प्राप्त की हो न की हो, और यहाँ पर लिखा हुआ है जो जन्म है वो आपका जो जन्म है इससे पहले ना हुआ हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 जुलाई और आपका 2001, 2 जुलाई 2001 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो। सॉरी, 2001 है ये, 2001 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो। अगर आपका जन्म जो है वो आपका 1 जुलाई और 2000 आपका 1 में जन्म है, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये चीज़ याद रख लेना। तो आपका 2 जुलाई से पहले का जन्म ना हुआ हो 2001 में, और यहाँ पर जो आपका जो जन्म है वो इसके बाद ना हुआ हो, यानी 1 जुलाई 2005 से बाद आपका जन्म ना हुआ हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर इसके बाद आपका जन्म हुआ है। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया है। जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे ये क्राइटेरिया है। ठीक है, तो जनरल वालों की जो एज ली जाती है वो आपकी 18 से 22 वर्ष की उम्र यहाँ पे काउंट की गई है। तो 18 वर्ष की जो आपकी एज है वो इस क्राइटेरिया के अंदर आपकी आती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ओबीसी वाले कैंडिडेट्स की। तो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो एज है वो आपकी कितनी काउंट होती है। तो देखिए 22 साल जनरल वालों की और 5 साल का रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर आपका हो गया 27 वर्ष। तो 27 वर्ष की आय यहाँ पर ओबीसी वालों की ली जाती है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ था 2 जुलाई 2001 से पहले का जन्म ना हुआ हो, तो 2001 में से आप 5 साल घटा दीजिए। तो 5 साल आप 2001 में से घटा देंगे तो 2001 गया, 2000 गया, फिर 99 गया, 98 गया, फिर 97, तो आप 97 पे आ जाओगे। यानी 2 जुलाई और 97, 1997 आपका जो ओबीसी का कैंडिडेट्स है, मेल कैंडिडेट्स का, अगर वो उसकी डेट ऑफ बर्थ आपकी 2/7/1997 है या इसके बाद की है, यानी बाद की मतलब पहले की नहीं होनी चाहिए, बाद की, यानी आपका 3 तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया, इस तरीके से अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए हो गया, ये आपका ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए हो गया। इसी प्रकार से आपका जो एससी वाले कैंडिडेट्स होते हैं, एसटी वाले कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी भी 27 एज ही रहती है, तो उनके लिए भी यही क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की जो महिलाएं उम्मीदवार हैं उनकी यहाँ पर जो एज है वो आपकी क्या रखी जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो जनरल वाली महिलाएं होती हैं
वो आपकी 1/7/2023 को 18 वर्ष की हो गई हो और उन्होंने जो आप 25 वर्ष की आय यहाँ पर क्रॉस ना कर ली हो। तो 25 वर्ष आपकी आय है वो ली जाती है। आपकी जो एज है वो 2 जुलाई 1998 से पूर्व का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, इससे पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2005 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी 2 जुलाई आपका 2005 है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इससे पहले की अगर आपकी 1 जुलाई 1998 है तो भी आप अप्लाई यहाँ पे जो महिलाएं कैंडिडेट्स हैं जनरल वाली वो नहीं कर पाएंगी। अब यहाँ पर जो ओबीसी वाली महिलाएं होती हैं तो वो आप अपने यहाँ से 5 साल हटा लीजिए कि वो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो 5 साल यानी ओबीसी वाली जो महिलाएं हैं उनकी जो एज हो जाएगी वो आपकी एज हो जाएगी 30 वर्ष की। 30 वर्ष की महिलाएं कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। SC ST वाली भी 30 वर्ष की हो जाएंगी, SC वाली भी 30 वर्ष की हो जाएंगी। तो SC वाली भी 30 वर्ष की महिलाएं और ST वाली भी महिलाएं 30 वर्ष की यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं, 30 वर्ष की, ठीक है। तो 5 साल आप यहाँ पे कम कर लीजिए 1998 में। तो 1998 में अगर आप 5 साल कम करते हो तो 98 गया, ठीक है, 97 गया, फिर आपका 96, फिर आपका 95, 94। तो 94 तक की महिलाएं यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। यानी 2 जुलाई 1994 तक की महिलाएं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। तो ये आपकी एज रिलैक्सेशन होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो और इसका मैं आपको और भी यहाँ पे दिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, सभी का डिटेल में देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे जो अनुसूचित जाति होती है वो आपकी यहाँ पर आप देख सकते हो 5 वर्ष की छूट है। आप इसका जो प्रारूप है वो जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1। तो प्रारूप 1 आपको यहाँ पे ये जो अधिकारी हैं इनके यहाँ से आपका जो बनना है वो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप नीचे जाएंगे तो प्रारूप नीचे आपको देखने के लिए मिलेंगे, PDF के सबसे लास्ट में आपको प्रारूप देखने के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति है उसका 5 वर्ष का छूट है, उसका प्रारूप नंबर 1 आप देख सकते हो यहाँ पे ये अधिकारियों के द्वारा। अन्य पिछड़ा वर्ग आपका 27% आरक्षण होता है, 5 वर्ष की छूट मिलती है। प्रारूप नंबर 2 जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स होते हैं उनको 10% का आरक्षण होता है। और EWS प्रारूप नंबर इनका 4 है, जो आपका जो अधिकारी हैं उनसे आपका ये बनना है। तो इस प्रकार के आपको जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनके सभी के प्रारूप भी आपको नीचे दिए गए हैं। महिलाओं के बारे में बात की गई है तो आप यहाँ पे पूरा रिलैक्सेशन देख सकते हो, ये रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो मैं आपको पूरा PDF में दिखाता हूँ जो आपके इसके जो प्रारूप है वो कहाँ दिए गए हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका ऑफिशियल PDF है जो आपकी नोटिफिकेशन की है। तो इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रारूप नंबर 1। तो प्रारूप नंबर 1 अनुसूचित जाति का। तो प्रारूप नंबर 1 आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो चलिए मैं नीचे चलता हूँ और नीचे आपको ये सभी प्रारूप देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रारूप में आपका जब भी आप जनसेवा केंद्र पर जाओगे तो इसी प्रारूप में आपको देखने के लिए ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो प्रारूप नंबर 1 पे मैं आता हूँ। ये 26 पेज का टोटल आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रारूप नंबर 1 है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये प्रारूप नंबर 5 है। इसी प्रकार से आपका प्रारूप नंबर ये आपका 4 है, 4 का क है। प्रारूप नंबर ये आपका 4 है। और आप अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपका प्रारूप नंबर 3, प्रारूप नंबर 3 के बाद 2 है। और ये आपका प्रारूप नंबर 1, इसके ऊपर आपका ये देखिए यहाँ पे प्रारूप नंबर 1। तो ये आपका प्रारूप है जो आप देख सकते हो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, देखिए इसे पढ़ लीजिए। देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप। तो यही आपका प्रारूप है जिसे आप देख सकते हो। इस तरीके के फॉर्मेट में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका बनवाया जाएगा। तो इस फॉर्मेट में आपको जाति प्रमाण पत्र देखने के लिए आपका पूरा मिलेगा। यहाँ पे जो जिला अधिकारी हैं जो भी आपके हैं उनका आपको यहाँ पे नीचे साइन देखने के लिए मिलेगा। तो यही प्रारूप के नीचे बात की गई है। जो आरक्षण आपको मिल रहे हैं उनके प्रारूप का जो आपका पूरा PDF है वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। इसी प्रकार से ये जो आपका प्रारूप है वो किसके लिए है, तो ये आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रारूप है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग वाले जो जाति वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये आपका प्रारूप है। इसी प्रकार से आप अगर नीचे जाएंगे तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रारूप है वो आप यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप ये आपका है।
इसी प्रकार से प्रारूप नंबर 3 के बाद आप प्रारूप नंबर 4 देखेंगे। तो प्रारूप नंबर 4 में लिखा हुआ आर्थिक रूप से आपके जो कमजोर व्यक्ति हैं, यानी जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये प्रारूप है। इसी प्रकार से आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको अगला प्रारूप नंबर 4 नंबर क में आप यहाँ पे प्रारूप देख सकते हो, लिखा हुआ है कार्यालय ज्ञापन संख्या, और ये यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार देख सकते हो। तो यहाँ पे ये आपका नंबर 4 का प्रारूप है क का। और यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 5 में आपका ये प्रारूप आपका दिया गया है। तो सभी प्रारूप की आपको जो पीडीएफ है वो आपको नीचे देखने के लिए मिलती हैं, और आरक्षण वाला जो सिस्टम है वो आपको ऊपर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आरक्षण वाला मैं आपको बता ही दिया हूँ, अभी देखिए सब बताया आपको। ये आपके प्रारूप जो लिखे हुए हैं वो प्रारूप आपको नीचे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस प्रारूप में आपके ये बनने चाहिए, और सभी मैंने आपको जो आरक्षण है उसके बारे में यहाँ पे बात कर दी है। सब कुछ एज रिलेक्सेशन को लेकर के मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक हमको पहुँचानी थी। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है? अच्छी लगी तो ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।